नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। अप्रैल 2022 करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत आज हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक परिदृश्य को पढ़ेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सबसे पहली बात रूस की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत के बारे में है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सरमत क्या है, तो रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। हाल ही में रूस द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया 20 अप्रैल को, और इसे रूस यूक्रेन युद्ध की परिस्थितियों से जोड़कर देखा जा रहा है। तो ये चर्चा में इसीलिए रही है सरमत, ध्यान रखना है। अगली बात कॉमेट C2014 UN-271 के बारे में है। ये अभी तक का ज्ञात सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह है और हाल ही में नासा के हब्बल टेलीस्कोप द्वारा इसकी खोज की गई। नासा के हब्बल टेलीस्कोप ने अब तक के सबसे बड़े क्षुद्रग्रह को खोजने की घोषणा की है। कब? 20 अप्रैल 2022 में, ये ध्यान रखना है। अब हमने कहा कि सबसे बड़ा ज्ञात क्षुद्रग्रह है, तो इसकी जो लंबाई है वो लगभग 80 मील है, ठीक है। और इससे पहले जो था कॉमेट C2002 VQ94, इसकी लंबाई 60 मील थी। अभी तक ये सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह था। अब कौन हो गया है? कॉमेट C2014 UN-271। अब इसमें क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि UN-2014 UN-271 ये है क्या? तो ये कॉमेट है, क्षुद्रग्रह है, अभी तक का सबसे बड़ा है। किसने खोजा है? तो नासा के हब्बल टेलीस्कोप ने। तो ये बातें ध्यान रखना है। अब अगली बात देखते हैं। अगली बात न्याकला कथा के बारे में है। ये क्या है? ये एक स्पेस लेजर है जिसे मेगा मेसर भी कहा जाता है। अब मेगा मेसर क्या होता है? दो आकाश गंगाओं के टकराने से मेगा मेसर बनते हैं। जब दो आकाश गंगाएं आपस में टकराती हैं तो इसमें प्रकाश की एक बड़ी किरण निकलती है और इसे ही मेगा मेसर कहा जाता है, स्पेस लेजर। अब ये न्याकला कथा बिग बॉस स्पेस मेजर है, ठीक है। किसने खोजा इसे? दक्षिण अफ्रीका की रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी के मीरकाट टेलीस्कोप द्वारा इसकी खोज की गई है। और ये विशाल मेगा मेसर किसके द्वारा खोजा गया? मीरकाट टेलीस्कोप द्वारा। तो ये ध्यान रखना है, अगर पूछा जाएगा न्याकला कथा के बारे में तो ये एक स्पेस लेज़र है, इसे मेगा मेसर भी कहते हैं। मेगा मेसर के बारे में हमने पढ़ा कि जब दो आकाशगंगाएं आपस में टकराती हैं तो एक प्रकाश की बड़ी किरण निकलती है और यही स्पेस लेज़र या मेगा मेसर कहा जाता है। आगे देखते हैं अगली इंफॉर्मेशन। अगली बात EPRS हुआ PADM के बारे में है। ये क्या है? ये पिनाका रॉकेट प्रणाली का उन्नत संस्करण है। EPRS का फुल फॉर्म क्या है? इनहैंस्ड पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम, और PADM का पिनाका एरिया डेनियल म्यूनिशंस। अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहे हैं? क्योंकि DRDO द्वारा इनका सफल परीक्षण किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा इनका सफल परीक्षण किया गया। कब किया गया? मार्च अप्रैल 2022 में पोखरण फायरिंग रेंज में। तो इसी कारण ये चर्चा में रहे हैं। अब हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है EPRS के बारे में। EPRS हुआ PADM के बारे में। तो ध्यान रखना है, पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण हैं EPRS हुआ PADM। इनके हमने फुल फॉर्म देख लिए। हमने जाना कि DRDO द्वारा हाल ही में इनका परीक्षण किया गया है, ठीक है। अगली बात हेलिना से संबंधित है। हेलिना क्या है? ये स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अब हाल ही में हेलिना क्यों चर्चा में रही है? क्योंकि DRDO द्वारा इसका भी परीक्षण किया गया है। कब? 10 व 11 अप्रैल 2022 को। और हेलिना के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विश्व की सबसे उन्नत एंटी टैंक मिसाइलों में से एक है। तो हमें ध्यान रखना है, अगर हेलिना के बारे में पूछा जाएगा तो वो क्या है? स्वदेश निर्मित है और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अगली बात डोर्नियर 228 के बारे में है। अब डोर्नियर 228 क्या है? स्वदेश निर्मित यात्री विमान है और इसका निर्माण किसने किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अब हाल ही में चर्चा में ये क्यों रहा? क्योंकि डोर्नियर 228 ने अपनी पहली व्यावसायिक उड़ान भरी है 12 अप्रैल 2022 को, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ लिखी गई है कि इसने असम के डिब्रूगढ़ से
अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट तक पहली व्यावसायिक उड़ान भरी है और इस उड़ान का संचालन किया गया है एलायंस एयर द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार एलायंस एयर स्वदेशी विमान के जरिए उड़ान सेवा उपलब्ध कराने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। ये हमें ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है एलायंस एयर के बारे में। ठीक है, पूछा जा सकता है डोर्नियर 228 के बारे में। एक चीज़ यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि डोर्नियर 228 का ये 17 सीटों वाला विमान है। डोर्नियर 228 जैसा कि हमने कहा कि यात्री विमान है, तो ये 17 सीटों वाला यात्री विमान है और अभी तक भारतीय सेना द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा था। आम नागरिकों के लिए इस उड़ान का संचालन जैसे कि हमने कहा कि एलायंस एयर द्वारा किया गया है। एलायंस एयर क्या है? यह सार्वजनिक क्षेत्र की विमान सेवा कंपनी है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है, जैसा कि अभी हमने जाना कि डोर्नियर 228 का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो हाल द्वारा डोर्नियर 228 विमानों का निर्माण जर्मन कंपनी के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करार के तहत किया जा रहा है। ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात यह है कि हॉल से ऐसे 2 विमान लीज पर लेने के लिए एलायंस एयर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। कब? फरवरी 2022 में। इन विमानों के द्वारा पूर्वोत्तर के दुर्गम इलाकों को उड़ानों के जरिए जोड़ने की नागरिक उड्डयन मंत्रालय की योजना है और उसी के तहत आप देखेंगे कि जो पहली व्यावसायिक उड़ान है वो असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट तक हुई है। तो ये बातें महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बात तो यही है कि डोर्नियर 228 स्वदेश निर्मित यात्री विमान है और जैसा कि हमने पहली व्यावसायिक उड़ान के बारे में जाना और एलायंस एयर के बारे में जाना। ठीक है, चलते हैं आगे। अगली बात वागसीर के बारे में है। वागसीर क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी व अंतिम पनडुब्बी है। ये ध्यान रखना है। अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रही है? क्योंकि वागसीर का जलावतरण किया गया है। ठीक है, कब? 20 अप्रैल 2022 को। अब हम वागसीर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई के द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत, और यहाँ पर फ्रांस का सहयोग लिया गया है। पूछा जा सकता है वागसीर के बारे में, इसकी श्रेणी पूछी जा सकती है तो स्कॉर्पियन श्रेणी की है, छठी व अंतिम पनडुब्बी है। निर्माण कौन कर रहा है? तो मझगांव डाक लिमिटेड कर रहा है प्रोजेक्ट 75 के तहत और फ्रांस का सहयोग लिया जा रहा है। ठीक है, फ्रांस की कौन सी कंपनी है? DCNS निर्माण में सहयोग कर रही है। अब हम जैसे कि जानते हैं कि ये वागसीर छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी पनडुब्बी है। तो अन्य 5 कौन कौन सी हैं? अन्य 5 में है कलवरी है, खांडेरी है, करंज है, वेला है, वागीर है और वागसीर है। इन सभी का जो नामकरण है हिंद महासागर में पाई जाने वाली एक खतरनाक शिकारी मछली के नाम पर किया गया है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। अब ये इसका अभी जलावतरण किया गया है और 2023 में ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि नौसेना में इसको शामिल किया जाएगा या नौसेना को सौंपे जाने की संभावना है। कब? वर्ष 2023 में। तो ये बातें हमें वागसीर पनडुब्बी के बारे में ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, अगली बात देखते हैं। अगली बात AX-1 मिशन के बारे में है। AX-1 मिशन किसका मिशन है? एक्जियोम स्पेस का है। एक्जियोम स्पेस क्या है? ये अमेरिका में ह्यूस्टन स्थित एयरो स्पेस फर्म है। तो एक्जियोम स्पेस के मिशन AX-1 के तहत ड्रैगन क्रू में सवार 4 यात्रियों ने स्पेस एक्स के फॉल्कन रॉकेट के जरिए फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी है। यानी एक्जियोम स्पेस मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने के लिए है। किसके द्वारा ले जाया गया? जैसा कि अभी हमने यहाँ पढ़ा कि स्पेस एक्स के फॉल्कन रॉकेट के जरिए 4 यात्रियों को ले जाया गया और इस प्रकार एक्जियोम मिशन का यह पहला ही अंतरिक्ष मिशन था और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए भी यह पूर्णतः पहली निजी उड़ान थी। तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाएगा कि पूर्णतः पहली निजी उड़ान किस मिशन के तहत की गई तो वो एक्जियोम मिशन है, स्पेस एक्स के फॉल्कन रॉकेट के जरिए की गई। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है।
अब इससे अगर मुख्य परीक्षा में आपको कुछ लिखना हो कि इससे क्या फ़ायदा होगा, तो स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। एक्सियोम मिशन 1 के बारे में पूछा जा सकता है। तो एक्सियोम स्पेस का एक मिशन है। किस लिए मिशन है, क्या उद्देश्य है? अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ले जाने के लिए ये मिशन था। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अब हम अप्रैल 2022 में चर्चा में रहे आर्थिक प्रदर्शन को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात HDFC लिमिटेड के HDFC बैंक में विलय को लेकर है। HDFC लिमिटेड देश में सबसे बड़ी आवास वित्त कंपनी है, ये ध्यान रखना है। देश में सबसे बड़ी आवास वित्त कंपनी, और HDFC बैंक ये निजी क्षेत्र का बैंक है, और HDFC लिमिटेड का विलय कर दिया गया है HDFC बैंक में। तो इस विलय के बाद HDFC बैंक की गणना विश्व के सबसे बड़े बैंकों में से होगी, ये ध्यान रखना है। अगर पूछा जाएगा कि हाल ही में HDFC लिमिटेड का विलय किसमें किया गया है, तो HDFC बैंक में किया गया है। HDFC लिमिटेड क्या है, जैसा कि हमने जाना कि देश में सबसे बड़ी आवास वित्त कंपनी है। अगली बात देखते हैं इसमें। अगली बात फोर्ब्स की 36वीं वार्षिक सूची के बारे में है, जो अप्रैल 2022 में जारी की गई। फोर्ब्स क्या है? फोर्ब्स अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका है। अब इस पत्रिका के अनुसार विश्व के शीर्ष 10 अरबपतियों के बारे में हम जान लेते हैं, और ये 11 मार्च 2022 की स्थिति तक इनका आकलन किया गया है। तो विश्व के शीर्ष 10 अरबपतियों में पहले स्थान पर एलन मस्क हैं, स्पेस एक्स इनकी कंपनी है। और इनकी संपत्ति, जैसा कि हम बताएं कि संपत्ति का आकलन 11 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार है, तो इनकी संपत्ति $219 अरब आंकी गई है। वहीं दूसरे स्थान पर अमेजन के जेफ बेजोस हैं, और तीसरे स्थान पर बर्नार्ड अर्नॉल्ट हैं, ये फ्रांसीसी व्यवसायी हैं। वहीं भारत के मुकेश अंबानी को 10वां स्थान दिया गया है, और ये इनकी संपत्ति का आकलन $90.7 अरब किया गया है। कुछ और भी इसमें बातें महत्वपूर्ण है, जैसे विश्व में अरबपतियों की कुल संख्या जो अभी 36वीं रिपोर्ट है उसमें कितनी है, 2668 है। और इसमें बताया गया है कि सर्वाधिक अमीर 735 अमेरिका के हैं। दूसरे नंबर पर चीन है, 607 अरबपति चीन के हैं। वहीं भारत का स्थान तीसरे नंबर पर है, भारत 3rd पोजीशन पर है, और भारत में अरबपतियों की संख्या कितनी है, 166। जबकि पिछले वर्ष अगर हम बात करें तो विश्व में अरबपतियों की कुल संख्या कितनी थी, 2755, यानी इस वर्ष घटी है। कितना घटी है, 87 कम हुई है। भारत में पिछले वर्ष कितने अरबपति थे, 140 थे। अभी इस बार कितने हो गए, 166, यानी भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़ी है। तो ये बातें महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो इसमें यही है कि अगर पूछा जाएगा कि फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष स्थान पर कौन है अरबपतियों की, अरबपति के मामले में, तो वो है एलन मस्क, और भारत में मुकेश अंबानी। तो ये बात ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगली बात विदेश व्यापार नीति 2015-20 को 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाने के केंद्र सरकार के निर्णय से संबंधित है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015-20 को 30 सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। अब हम विदेश व्यापार नीति के बारे में कुछ मूलभूत बातें जान लेते हैं। तो विदेश व्यापार नीति की घोषणा सरकार द्वारा सामान्य रूप से प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती रही है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 की घोषणा वर्ष 2015 में की गई थी। नई नीति की घोषणा 2020 में की जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते ऐसा नहीं किया जा सका, तो 2015 से 20 की नीति को ही 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया। कब तक, 31 मार्च 2021 तक। पुनः इसे 6 माह में वृद्धि 2 बार की गई, और अब पुनः 6 माह की वृद्धि इसमें की गई है। तो ये ध्यान रखना है, अगर पूछा जाएगा कि विदेश व्यापार नीति फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो ध्यान रखना है 30 सितंबर 2022 तक। चलते हैं आगे, अगली बात देखते हैं।
अगली बात क्वार जल विद्युत परियोजना से संबंधित है। ये परियोजना अभी चर्चा में क्यों रही है? क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। अब ये क्वार जल विद्युत परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है। जम्मू कश्मीर का एक जिला है किश्तवाड़ जिला, वहीं है ये। अब ये 540 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। इसकी अनुमानित लागत कितनी आनी है? 4,526.12 करोड़ रुपए आने वाली है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अनुसार क्वार जल विद्युत परियोजना को पूरा करने में लगभग 54 महीने का 54 मंथ्स का समय लगने वाला है। और इसमें ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 1975 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है और 2500 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा। अब एक बात इसमें यह है महत्वपूर्ण कि इस योजना का क्रियान्वयन कौन कर रहा है? तो इस योजना का क्रियान्वयन चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अगर पूछा जाएगा कि हाल ही में क्वार जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है या केंद्र की मंजूरी मिली है, तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से। किस नदी से संबंधित है? तो चिनाब नदी। चलते हैं आगे। अगली बात अवसर योजना से संबंधित है। अवसर का फुल फॉर्म है एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर द स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन। हिंदी रूपांतरण है इसका, क्षेत्र के कुशल कारीगरों के लिए स्थल के रूप में हवाई अड्डे। अब अवसर योजना का प्रारंभ किया गया है अप्रैल 2022 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा। क्या उद्देश्य है? महिलाओं कारीगरों की प्रतिभा को प्रोत्साहन देना व उन्हें उचित अवसर प्रदान करना। अब हम अवसर योजना के बारे में जानते हैं कि इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, क्या मतलब है इसका। तो इस योजना के तहत भारत में विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित प्रत्येक हवाई अड्डे पर 100 से 200 वर्ग फीट का क्षेत्र निर्धारित किया गया है। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों को एक एक करके 15-15 दिनों की अवधि के लिए यह स्थान आवंटित किया जाएगा और आवंटित स्थलों पर अपने उत्पादों का प्रदर्शन एवं विपणन यह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या स्वयं सहायता समूह कर सकेंगे। तो ये बातें ध्यान रखनी है कि अवसर योजना कौन चला रहा है, कब प्रारंभ हुई, कौन कौन से इसके हितग्राही हैं और क्या मतलब है इसका। ठीक है, चलते हैं आगे। अगली बात स्वनिधि से समृद्धि योजना से संबंधित है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्वनिधि से समृद्धि योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत की गई और इसका विस्तार 126 अन्य शहरों में किया गया। स्वनिधि से समृद्धि योजना के बारे में जान लेते हैं। तो इसका प्रारंभ 4 जनवरी 2021 को किया गया था और यह स्वनिधि योजना की एक अतिरिक्त योजना के रूप में प्रारंभ की गई। क्या उद्देश्य था? इसके तहत रेहड़ी पटरी स्ट्रीट वेंडर्स पर काम करने वाले लोगों व उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। कैसे? PM जीवन ज्योति योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना व PM श्रमयोगी मानधन योजना आदि के माध्यम से लगभग 35 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने की बात इसमें कही गई है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है स्वनिधि से समृद्धि योजना के बारे में। जैसा कि हमने बताया कि इसकी शुरुआत 4 जनवरी 2021 को हुई है और पहले चरण की सफलता को देखते हुए ही दूसरा चरण लाया गया है और इसका विस्तार 126 अन्य शहरों में किया गया है। तो स्वनिधि योजना के बारे में जान लेते हैं। तो स्वनिधि योजना का मतलब है, क्या फुल फॉर्म है? स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, इसका ये फुल फॉर्म है। इसका प्रारंभ कब हुआ है? 1 जून 2020 को और नोडल मंत्रालय कौन है? आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, ये इसका नोडल मंत्रालय है। अब क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि सड़क के किनारे फल सब्जियां व अन्य उत्पाद बेचने वाले रेहड़ी पटरी वालों को कम ब्याज दर पर व आसान शर्तों पर पूंजी ऋण उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए का ऋण, ध्यान रखना है स्वनिधि योजना के तहत कितना मिल रहा है? 10,000 का ऋण
10,000 का ऋण उपलब्ध कराया जाता है अपने कारोबार को प्रारंभ करने हेतु, और उन्हें 1 वर्ष के भीतर किस्तों में चुकाना पड़ता है। अगर समय पर कोई स्ट्रीट वेंडर ऋण चुकाता है तो जो 7% का वार्षिक ब्याज उस पर लिया जाता है तो उसको वापस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उसके अकाउंट में सब्सिडी के रूप में। तो ये ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बात ये है कि स्वनिधि योजना किसके बारे में है, कब प्रारंभ की गई, जैसा कि हमने बात की कि 2020 में प्रारंभ हुई। किसके लिए है? ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, सड़क के किनारे फल सब्जियां अन्य उत्पाद बेचने वालों के लिए। 1 साल में कितना ऋण मिलता है? 10,000 का। ठीक, अगर आपने समय पर लोन दे दिया और किस्तों में, तो फिर जो आपसे ब्याज लिया जा रहा था उसको सब्सिडी के रूप में वापस कर दिया जाएगा। तो ये बातें स्वनिधि योजना में है। चलते हैं आगे। अगली बात अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन को मार्च 2023 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। अब हम अटल इनोवेशन मिशन के बारे में जान लेते हैं। तो अटल इनोवेशन मिशन का प्रारंभ कब हुआ? 2016 में। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। क्या उद्देश्य था इसका? देश में नवाचार व उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है। और अगर हम देखें कि इसके अंतर्गत क्या चीज़ें की गई हैं, तो आप देखेंगे कि 10,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की गई है। क्यों? स्कूलों में रचनात्मकता लाने के लिए। फिर विश्वविद्यालय व उद्योगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु अटल इनक्यूबेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। तो ये सब बातें अटल इनोवेशन मिशन के तहत हैं। महत्वपूर्ण बात यही है, अटल इनोवेशन मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो 2016 में। किसने प्रारंभ किया? नीति आयोग ने। क्या उद्देश्य है? देश में नवाचार व उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना। हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि अटल इनोवेशन मिशन को मार्च 2023 तक जारी रखने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया है। चलते हैं आगे, अगली बात देखते हैं। अगली बात ECTA के बारे में है। ECTA का मतलब है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में संपन्न हुआ है। आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता। पूछा जा सकता है कि हाल ही में किन दो देशों के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता संपन्न हुआ? तो वो होंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया। क्या उद्देश्य है? द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना। अब ये कब समझौता हुआ? 2 अप्रैल 2022 को। अब इस समझौते से क्या बातें निकल कर आ रही हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे भारत से ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किए जाने वाले लगभग 96% उत्पादों को शुल्क मुक्त किए जाने की बात कही गई है। एक बात अगर हम ये देखें कि भारत से ऑस्ट्रेलिया को क्या चीज़ें निर्यात होती हैं, तो उसमें है इंजीनियरिंग उत्पाद, रसायन, रत्न एवं आभूषण, ठीक है, चमड़ा, ये सब चीज़ें हैं। और ऑस्ट्रेलिया में इन वस्तुओं पर 4 से 5% का आयात शुल्क लगाया जाता है। तो इस समझौते में यही बात कही गई है कि भारत से ऑस्ट्रेलिया को जो वस्तुएं निर्यात होती हैं, अब 96% उत्पादों को शुल्क मुक्त कर दिया जाएगा। अगली बात इस समझौते के तहत यह है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के लगभग 85% निर्यातों को शुल्क मुक्त करेगा। ऑस्ट्रेलिया कितना करेगा? 96% उत्पादों को, और भारत 85%। भारत क्या क्या आयात करता है? कोयला, खनिज, भेड़ की ऊन, ये सब चीज़ें आयात करता है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात तो यही है कि हम ये जानें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है उसका नाम है आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता। तो ये बातें ध्यान रखनी। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अगर हम द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो कितना है? लगभग 27 अरब डॉलर का है। और इस समझौते के बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इसको 50 से 100 अरब डॉलर तक किया जाएगा। चलते हैं आगे, अगली बात देखते हैं। अगली बात पवन हंस के विनिवेश से संबंधित है। पवन हंस क्या है? हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। तो पवन हंस के विनिवेश का सरकार ने निर्णय लिया है। अब अगर हम पवन हंस में सरकार की हिस्सेदारी देखें तो पवन हंस में
51% सरकार की हिस्सेदारी, वहीं 49% हिस्सेदारी ओएनजीसी की है। और यहाँ पर सरकार 51% सरकार की हिस्सेदारी, और इसी हिस्सेदारी को बेचने की बात कही जा रही है। किसको बेचा जा रहा है? निजी क्षेत्र की कंपनी है स्टार 9 मोबिलिटी। अप्रैल 2022 में ये करार हो गया है। कितने में? 211.14 करोड़ में बोली लगाई गई है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि अगर पूछा जाएगा पवन हंस के बारे में, तो पवन हंस क्या है? हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हाल ही में चर्चा में क्यों रही है? क्योंकि सरकार ने इसके विनिवेश का निर्णय लिया है। ये बात ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात, रूस यूक्रेन युद्ध की परिस्थितियों के चलते विभिन्न संगठनों ने जीडीपी वृद्धि के पूर्वानुमान में परिवर्तन किया है। अभी इस बार की प्रारंभिक परीक्षा में किस संगठन ने कितनी ग्रोथ रेट भारत की बताई है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो उन्हीं की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। ये हमारे एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है। ये लगभग उसी रूप का प्रश्न है। तो रूस यूक्रेन युद्ध की परिस्थितियों के चलते विभिन्न संगठन है, जैसे विश्व व्यापार संगठन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF है, इन सब ने अपनी जीडीपी ग्रोथ के पूर्वानुमान को घटा दिया है। तो युद्ध के परिणाम स्वरूप सप्लाई चेन में उत्पन्न हुई रुकावट, खनिज तेल की बढ़ती कीमतें, कच्चे माल की आपूर्ति में कमी के चलते उत्पादन में गिरावट, ये सब कारण हैं जो वैश्विक व्यापार व वृद्धि में प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं, और इन्हीं के चलते इन विभिन्न संगठनों ने ऐसा कदम उठाया है। अब हम देख लेते हैं कि विश्व व्यापार संगठन WTO वैश्विक व्यापार में वृद्धि का क्या पूर्वानुमान लगाया गया है। तो अप्रैल 2022 में WTO द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, और उसने वैश्विक व्यापार में वृद्धि का 2022 में अनुमान लगाया है 3%। पहले ये अनुमान 4.7% था। वहीं 2023 के लिए 3.4%, यहाँ गलती से 4 लिख गया है, 3.4% लगाया गया है। अगर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, तो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जो कि अप्रैल 2022 में जारी है, उसमें ये जीडीपी वृद्धि के अनुमान लगाए गए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। तो भारत के संदर्भ में 2022 में ग्रोथ रेट कितनी रहनी है? 7.5, वहीं 2023 में 8%। अब अगर हम IMF की बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी अप्रैल 2022 में जारी हुई है रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अप्रैल 2022 में जारी हुई है, और इसने भारत के संदर्भ में जीडीपी वृद्धि का अनुमान 2022-23 के लिए 8.2% बताया है। पहले उसने जो जनवरी में आउटलुक रिपोर्ट जारी हुई थी, तो पहले 9% बताया था, अब 8.2% है, यानी 0.8% घटा दिया है। वहीं 23-24 के लिए पहले 9% बताया था, अब उसने 6.9% कर दिया। वहीं वैश्विक जीडीपी वृद्धि के मामले में 2022 में ये ग्रोथ 3.8%, वहीं 2023 में 3.6 रहने की संभावना इस रिपोर्ट में व्यक्त की गई है। तो ये बातें अभी इस बार की प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि में पूछी गई थी, तो महत्वपूर्ण है। जैसा कि IMF से ही संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि उसने कितनी ग्रोथ रेट भारत की बताई है, तो ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो इसी दृष्टि से हमने इन चीज़ों को रखने की कोशिश की है। तो आज की क्लास में हमने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और आर्थिक परिदृश्य को देखा। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।